हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और मैं स्वागत करता हूँ सबका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग की जर्नी में आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप फर्स्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a group of metabolic disorders that is characterized by hyperglycemia due to partial or absolute deficiency of insulin. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था डायबिटीज मेलाइटिस के, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। तो मैंने बताया था कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है आपको क्या मिलेगा, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। किसी भी तरीके से आपको टाइप फर्स्ट हो, टाइप सेकंड हो, गैस्ट्रिशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो, लाडा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, आपको उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि आपके ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, या तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से पार्शियल और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की, या तो जो टिश्यूज हैं वो उस इंसुलिन को जो सिक्रीट हो रहा है उससे उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो है वो शो करने लग जाएंगे। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट है जिसको हम IDDM या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। और क्योंकि ये यंगर चिल्ड्रंस में होती है तो इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोल सकते हैं। पीक एज जो है वो 5 to 12 ईयर्स तक होता है इसमें। और इसका जो कॉज है वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके बाद इंसुलिन जो है वो एब्सोल्यूट डेफिशिएंट हो जाता है बॉडी में। सेकेंड जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, जिसके ऊपर भी मैं एक फुल डिजीज कंडीशन पे वीडियो में जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन या टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट शो होता है। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी से पहले आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन अगर डेवलप हुई तो वो क्या करेगी, आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर देगी। अच्छा, जो टी हेल्पर सेल्स होती है हमारी बॉडी में, ये कौन सी सेल्स है? ये इम्यून सेल्स है। इनका काम होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन की किसी की भी एंट्री होती है तो ये उसको किल करने के लिए होता है। तो ये टी हेल्पर सेल्स जो है वो क्या करेगी, ये हमारा जो बीटा सेल्स हैं पेनक्रियाज की, जो सिक्रेट करती हैं इंसुलिन, इसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस जो है वो ट्रीट कर लेगी। और जैसे इसको ये एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगी या इसको मार देगी, और इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी में डेफिसिट हो जाएगा, इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इतना डिस्ट्रक्शन होता है, बीटा सेल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, फिर भी क्या बॉडी में सिम्टम्स नहीं आते हैं? कि हमें पता कैसे नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है? तो सच में ऐसा पता नहीं चलता है। जब तक हमें पता चलता है, जब तक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, तब तक 80 to 90% जो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है उनका ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। तो इस वजह से हम इस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हमें पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है। इसलिए हम टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। अब ये डिस्ट्रक्शन हो गया आपका बीटा सेल्स का, इंसुलिन डेफिसिट हो गया, उसके बाद क्या पैथोफिजियोलॉजी हमारे बॉडी में चलती है, क्या प्रोसेस चलता है, वो हम देखते हैं। तो जैसे ही आपका इंसुलिन डेफिसिट हुआ, इंसुलिन डेफिसिट होते ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन की नीड होती है, और इंसुलिन हमारे पास नहीं है। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा।
अब ये इंसुलिन डेफिसिट हुआ है तो सेल्स को कोई फूड तो मिल नहीं रहा, तो सेल्स भूखी नहीं मरेगी क्या? सेल को खाना तो चाहिए। तो आपको सेल्यूलर स्टारवेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो जब सेल्स भूखी मरेगी तो हमारी सेल्स मैसेज करेगी हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से बोलेंगी कि हम जो है वो भूख से मर रहे हैं, कुछ कीजिए हमारे लिए। तो हाइपोथैलेमस भी कुछ बेचारा करने की सोचेगा और हमारे हंगर सेंटर को एक्टिवेट करेगा। उसको लगेगा कि शायद पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, उसको उसको ग्लूकोज बन नहीं रहा है, तो उनको मिल नहीं रहा है। तो ये हंगर सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। तो हंगर सेंटर को एक्टिवेट करने से पेशेंट को भूख लगेगी, और भूख लगने को हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया होगा, पेशेंट खाना खाएगा, ग्लूकोज बनेगा, लेकिन क्या ये ग्लूकोज आपके सेल्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंसुलिन नहीं है। अभी अगर इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिलेगा, तो ये फर्दर और आगे वॉर्स करेगा आपके हाइपरग्लाइसीमिया को, और ये फर्दर आपका हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। ये नंबर 2 पॉइंट आप याद रखिए। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर थर्ड, ये हो गया नंबर 4। अभी ये पॉलीफेजिया हो गया, इससे भी कुछ काम नहीं चल रहा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या होता है? इसमें आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, और हमारे पास इंसुलिन नहीं है। तो ये फर्दर और क्या कॉज करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा। जब इससे भी कुछ भी बात नहीं बनी तो हमारी बॉडी अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगी कि हम क्या करते हैं कि कुछ नया करते हैं, और बॉडी करेगी हमारा नया ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेस हैं उससे ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से आपका ग्लूकोज बनेगा, लेकिन अब ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, लेकिन इंसुलिन तो हमारे पास नहीं है। तो ये फर्दर और लीड करेगा हाइपरग्लाइसीमिया को। अब ये होने के बाद हमारी बॉडी में एक नया और शुरू हो जाएगा प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं एडिपोलाइसिस। एडिपोलाइसिस क्या होता है? एडिपोलाइसिस होता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट ब्रेकडाउन, या एडिपोज जो टिश्यू है उसका ब्रेकडाउन। एडिपोलाइसिस से आपके क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। अभी एसिड्स बनेंगे तो बॉडी में हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको एसिडोसिस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है जब हमने पढ़ा था एसिड बेस रिलेशनशिप विद डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी समझ में आएगा। ये फैटी एसिड्स कौन से हैं? कीटोन्स हैं। ठीक है। अब ये कीटोन्स अगर आपकी बॉडी में जमा होने लगेंगे तो आपको क्या होगा? कीटो एसिडोसिस। आपने सुना होगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसे हम बोलते हैं DKA, जो कि इसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट का। तो वो इस तरीके से यहाँ पे डेवलप होता है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने एसिड बेस्ड रिलेशनशिप विद डायबिटीज मेलाइटस, तो आप पीछे देख सकते हैं। उसमें और भी कंडीशन के साथ मैंने एसिड बेस्ड का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, काफी हेल्पफुल होगा, उसको प्लीज जाके देखिए। अब ये कीटो एसिडोसिस हो गया, लेकिन क्या इंसुलिन मिला? क्या उससे सेल्स को ग्लूकोज मिला? नहीं मिला। तो ये सारी प्रोसेस आपको कीटो एसिडोसिस हो जाता है। दूसरी तरफ से हर तरीके से ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन क्या वो सेल्स को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में ग्लूकोज बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और बॉडी में क्या होता जा रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया होता जा रहा है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया अगर बढ़ता जाएगा तो आपका ये क्या इंक्रीज कर देगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा।
ये भी मैंने आपको पहले एबीजी वाले एक टॉपिक में सॉरी एसिड बेस वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो आसपास का जो भी वाटर होता है, मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स हैं और इधर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। ये एक सेल है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके आसपास में ये सब पानी भरा हुआ है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है कि ये आपके जितना भी फ्लूइड है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होगा, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, ये सारा अपनी तरफ खींच लेगा और आपके ब्लड वेसल्स में जो है वो फ्लूइड जो है वो भर जाएगा पूरा। तो जो वेसल्स में जो फ्लूइड है, वेस्क्यूलर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये वेस्क्यूलर फ्लूइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी किडनी तक फिल्ट्रेशन के लिए भी ज्यादा पहुंचेगा, और अगर किडनी तक ज्यादा पहुंचेगा तो हमारी किडनी स्मार्ट है, क्या करेगी, सारा ये जो फ्लूइड है ये थ्रू यूरिन आपका बाहर निकाल देगी और पेशेंट को हो जाएगा पॉली यूरिया। अब अगर पेशेंट को पॉली यूरिया हो रहा है, फ्लूइड सारा बाहर जा रहा है, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी होगा। तो हमें क्या क्या सिम्टम्स मिले, पॉली यूरिया, डिहाइड्रेशन, आपका हाइपरग्लाइसीमिया, उसके अलावा आ, ये पॉलीफेजिया, ठीक है, और वेट लॉस भी होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन भी होता है, तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस भी पेशेंट में देखने को। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ रहा है ये आपके रेटिना पे जाके भी डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से आपको रेटिनोपैथी भी देखने को मिलती है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस और होते हैं। तो ये पूरा एक पैथोफिजियोलॉजी था। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू करवा देता हूँ कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से आपका सेल्यूलर स्टारवेशन हुआ, इंसुलिन डेफिसिट हुआ है, तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा। ये सेल्यूलर स्टारवेशन जब होगा तो हमारी बॉडी हमारी सेल्स जो हैं वो आपके हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगी कि कुछ करिए हमारे लिए, तो वो हंगर सेंटर को एक्टिवेट कर देगी, और जैसे हंगर सेंटर एक्टिवेट होगा आपको पॉलीफेजिया, पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, खाएगा भी, ग्लूकोज बनेगा भी, लेकिन वो ग्लूकोज आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमारे पास इंसुलिन नहीं है। अब ये ग्लूकोज अगर बढ़ा है तो ये फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया को वॉश करेगा। उसके बाद आपका नया जो बॉडी सोचेगी कि कुछ और करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की सॉरी जो ग्लूकोज की डिमांड है जो सेल को नहीं मिल पा रहा है उसको हम कर सकें, पूरा कर सके। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकागॉन होगा, और फर्दर ग्लूकोज तो बनेगा लेकिन हमारे पास इंसुलिन नहीं है तो वो भी सेल्स को नहीं मिलेगा, और ये फर्दर आपका हाइपोग्लाइसीमिया को और बढ़ा देगा। उसके बाद हमारी बॉडी नया कुछ सोचेगी कि कुछ नया करते हैं, शायद उसकी वजह से ग्लूकोज मिल जाए, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस करेगी, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो है, प्रोटीन है, फैट है, उनका ब्रेकडाउन करेगी, और उसकी वजह से ग्लूकोज जो बनेगा वो भी उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का, तो ये फर्दर और हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। एडिपोलाइसिस होगा, फैट का ब्रेकडाउन होता है, फैट के ब्रेकडाउन के बाद इसका बाई प्रोडक्ट एक बनता है आपके फैटी एसिड्स, और ये एसिड्स क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा कीटो एसिडोसिस, जो कि ये कॉम्प्लिकेशन है आपके टाइप 1 डायबिटीज में। ये जो हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्टेंटली ये हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी बढ़ता है तो ये आसपास का सारा फ्लूइड अपनी तरफ खींच लेता है, और सारा फ्लूइड जो वेसल्स में आ जाएगा, वेस्कुलर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी किडनीज तक ज्यादा फ्लूइड पहुंचेगा, और किडनी जो है वो आपका फ्लूइड अगर ज्यादा पहुंचेगा तो वो ज्यादा यूरिन आउटपुट के थ्रू बाहर निकाल देगी, और जब पेशेंट को पॉलीयूरिया हो जाएगा, और जब पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा तो आपके पेशेंट में डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये था उसका पैथोफिजियोलॉजी। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्लिनिकली फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में सब बता दिया है। आपको पॉलीयूरिया होगा पेशेंट को, ये मैंने बता दिया कैसे होगा, पॉलीफेजिया कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, पॉलीडिप्सिया कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट आएगा तो आपका जो थ्रस्ट सेंटर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको ज़्यादा प्यास जो है वो पेशेंट को लगने लगेगी।
पुअर विजन हो जाएगा, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके रेटाइना पे, रेटिनोपैथी होती है तो उसकी वजह से ये पुअर विजन भी हो जाएगा। पुअर वुंड हीलिंग होने लगेगी, सेंसेशन भी थोड़े पुअर्स हो जाएंगे। इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो टेम्परेचर पहले चेक करें पानी का, उसके बाद उससे नहाएं या उससे कुछ भी काम करें। वेट लॉस हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में मोस्टली, टाइप 2 में गेन होता है। टाइप फर्स्ट में लूज क्यों होता है उसका कारण मैं आपने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि फैट और प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसमें फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो उसकी वजह से उसमें वेट गेन होता है। लेकिन इसमें फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टूट रहे हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन नहीं है हमारे पास, तो उसकी वजह से इसमें वेट लॉस होता है। उसमें वेट गेन क्यों होता है उसका कारण मैं टाइप 2 डायबिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी आपका चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं है, सेल्स को नहीं मिल रहा है ग्लूकोज, तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। पॉलीयूरिया है, ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन भी होगा। और डायबिटिक कोमा, ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है चाइल्ड में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस चाइल्ड्स में होती है। तो आपका पेशेंट जो है वो जो हॉस्पिटलाइज होगा तो हो सकता है कि वो डायबिटिक कोमा में आए, बेहोश होकर आपके पास आए, और हो सकता है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन भी हो चुका होगा, फैट मेटाबॉलिज्म हो चुका होगा, तो कीटोन बॉडीज भी बन गई होगी, तो आपको कीटो एसिडोसिस जो है वो भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपके न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज, बहुत सारी कंडीशंस जो है वो आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन में नॉर्मल जो आरबीएस हमारा 200 से नीचे होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। अगर हम फास्टिंग देखें तो 70 टू 110 mg पर डीएल जो है वो नॉर्मल होता है। मैं आपको ये नॉर्मल लेवल्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको लोगों को पता होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में एक टेस्ट करते हैं हम, रोथर्स टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और एसिटिक एसिड को चेक करते हैं यूरिन में, कि आपके यूरिन में एसीटोन या फिर एसिटिक एसिड तो नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है तो वो शो करता है कि फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी में शुरू हो गया है और कीटो एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई है। ये क्या होता है मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ रोथस टेस्ट के बारे में। वो तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें एसीटोन और एसिटो एसिडिक का प्रेजेंस चेक करते हैं यूरिन में। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या किस किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक तो यूरिन सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 5 ml यूरिन जो है वो हमें चाहिए। उसके साथ साथ हमें रोथर्स पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। ये पाउडर मिक्सर होता है कुछ केमिकल्स का, जिसमें आपके होते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूछना, मैं आपको ऐसे ही एक लिंक के लिए बता रहा हूँ। नाइट्रोक्साइड 0.75%। उसके साथ साथ आपको चाहिए अमोनियम सल्फेट, 20 ग्राम। ये जो पाउडर जो बन के आता है उसमें ये होते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी मिक्स होके आते हैं। उसके साथ आपको एक लिक्विड फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। एक तो आपको क्या चाहिए, रोथर्स पाउडर जिसमें ये दो कंटेंट होते हैं, एक आपको चाहिए लिक्विड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है कि ये आपका जो रोथर्स पाउडर है प्लस ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है 1 to 2 ml, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, प्लस जो हमने यूरिन सैंपल लिया है, ये सारा एक टेस्ट ट्यूब में हम मिक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स आपका पर्पल रिंग के रूप में आपको शो होता है। मैं आपको दिखाऊंगा इस पिक्चर में। ये देखिए,
ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ये रिंग बन रही है पर्पल कलर की। अगर एसीटोन प्रेजेंट है तो, अगर एसीटोन प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव कीटोन बॉडीज है प्रेजेंट नहीं है, तो आपको कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एसीटोन प्रेजेंट है तो आपको ये एक पर्पल कलर का रिंग जो है वो दिखाई देगा जब आप यूरिन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो रोथर्स पाउडर है उसके साथ मिक्स करेंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो ये आपका जो एसिटो एसिटिक जो एसिड है या ये एसीटोन जो है ये आपके रिएक्ट जब करते हैं, ये एसीटोन जो है ये आपका या एसिटोक एसिड जो, ये दोनों जो है ये क्या है कि ये एल्केलाइन जो सोल्यूशन होता है, ये जो सोल्यूशन है रोथर्स पाउडर का ये एल्केलाइन है। ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है रोथर्स पाउडर का, सोडियम नाइट्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये एक एल्केलाइन सोल्यूशन है। इसके साथ जब मिक्स होता है आपका एसीटोन जो कि यूरिन में प्रेजेंट होगा अगर पेशेंट को कीटो एसिडोसिस है तो ये इसके साथ मिक्स होके एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्मेशन करता है। 1 to 5 mg पर डीएल आपका ये एसिटो एसिडिक जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है। एसिटो एसिटिक एसिड को अगर इतना तक यूरिन में प्रेजेंट है तो ये इस टेस्ट से डिटेक्ट हो जाएगा। और करीब 10 to 20 mg पर डीएल एसीटोन अगर उस यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट भी ये रोथस टेस्ट से हम कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूरिन टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें हम ग्लूकोज के प्रेजेंस को चेक करते हैं यूरिन में। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में आपका क्या होता है, एक तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये सब जो है वो मिक्स करते हैं इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये सब मिक्स करते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं। और इस सोल्यूशन का जो नॉर्मल कलर है वो आपका ब्लू कलर का होता है। मतलब इस सोल्यूशन को जब हम यूरिन के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें यूरिन में ग्लूकोज के प्रेजेंस चेक करनी है, और अगर उसमें ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें ब्लू कलर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हमें ब्लू के अलावा अगर मान लीजिए हमें ग्रीन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हमें 0.5 ग्राम% ग्लूकोज जो है वो यूरिन में होगा। मतलब अगर हम ये सोल्यूशन मिक्स करते हैं यूरिन के साथ और हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है अगर टेस्ट ट्यूब में, तो उसका मतलब है कि उसमें 0.5 ग्राम% तक ग्लूकोज मौजूद है। ग्रीन नहीं और अगर आपको येलो दिखता है तो येलो में आपको करीब 1 ग्राम% जो है वो ग्लूकोज होगा, तो आपको येलो कलर दिखाई देगा। और अगर 1.5 ग्राम% ग्लूकोज है तो आपको जो कलर दिखाई देगा वो होगा आपका ऑरेंज। और अगर टू मोर देन 2 और इक्वल टू 2 ग्राम% अगर ग्लूकोज है तो उस टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो आपका ब्रिक रेड कलर दिखने लग जाएगा। कुछ इस तरह से मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट जो है
ब्लू कलर वाला टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं, इसमें आपको इसमें आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कलर है आपके उस सोल्यूशन का, लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है तो उसका मतलब ये है कि इसमें कम से कम 0.5 ग्राम तक जो है वो ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, इसके लिए इसका कलर ग्रीन हो गया है। अगर और येलो कलर हो जाता है तो मतलब 1 ग्राम तक ग्लूकोज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। और अगर ऑरेंज रेड कलर का अगर सोल्यूशन हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि इस यूरिन में करीब 1.5 ग्राम परसेंट तक ग्लूकोज प्रेजेंट है। और अगर ये ब्रिक रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 ग्राम या 2 ग्राम से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई बेनेडिक्ट टेस्ट की। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपका HbA1c, और ये आपके पिछले 90 डेज में कितना यूरिन कितना ग्लूकोज का लेवल जो है वो रहा है आपके ब्लड में, उसको दिखाता है ये HbA1c। और ये मोर कंफर्मेटरी भी है आपका टेस्ट। ये आपके पिछले 9 महीने का ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में दिखा देता है। मोर कंफर्मेटरी ये टेस्ट है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आपका सबसे पहला है डाइट। तो डाइट बहुत ज़रूरी है, एक वेल बैलेंस डाइट लेना डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम हाई फाइबर, लो प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि हाई फाइबर डाइट जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। लो प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम देते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो चाइल्ड, जो बच्चा है उसके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि टाइप डायबिटीज़ 1 जो है वो हमेशा बच्चों में देखने को मिलती है, तो वो अपना ख्याल इतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो हम जो है वो एक सोर्स ऑफ ग्लूकोज जो है उसकी पॉकेट में रखेंगे और पेरेंट्स को बोलेंगे कि बच्चे को इंस्ट्रक्ट करके रखना है। आपको कभी भी ऐसा फील हो जैसे कि कॉन्शियसनेस लूज हो रहा है, शेकीनेस हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा, तो आपको ये ग्लूकोज ले लेना है, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो उस कंडीशन में आप ग्लूकोज जो है वो पेशेंट के पॉकेट में जो है वो रख सकते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से उसको बचाया जा सके। 3 वेल बैलेंस मील जो है वो पर डे लेनी होती हैं आपको। उसके अलावा एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। आपको वॉकिंग, स्विमिंग और जॉगिंग, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, पेरेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि एवरी 30 टू 55 मिनट ऑफ एक्सरसाइज अगर बच्चा करता है तो उसके लिए उसको कम से कम 10 से 15 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है वो देना है। ब्लड शुगर लेवल जो है वो बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज जो है हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हमें चेक करते रहना है। अब जो मेन पॉइंट है वो है इसका मेडिसिन। कोई और मेडिकेशन इसमें नहीं दी जाती है सिवाय इंसुलिन के, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें इंसुलिन के अलावा हम और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो इंसुलिन आपको विदहोल्ड करना है अगर बेबी एनपीओ है, कुछ खा नहीं रहा है तो, क्योंकि अगर एनपीओ है, कुछ खा नहीं रहा है और आप इंसुलिन देंगे तो जो बचा कुचा ग्लूकोज है उसको भी सेल के अंदर पहुंचा देंगे, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो पेशेंट को हो जाएगा। ठीक है, फीवर, स्ट्रेस या हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपको इंसुलिन जो है वो विदहोल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू उसको देते रहना है। और इंसुलिन की टोटल डोज जो हम स्टार्ट करते हैं वो 0.6 यूनिट इंटू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये इंसुलिन डोज जो स्टार्ट करते हैं इसका एक कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का एक वीडियो अलग से बनाना पड़ता है इसको समझाने के लिए कि कैसे ये जो 0.6 इंटू बॉडी वेट का जो जो भी अमाउंट आएगा उसको हम कैसे देना है। मान लीजिए कि अगर कोई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका वेट 30 kg है। ठीक है, तो अगर उसको 0.6 यूनिट के अकॉर्डिंग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स हो जाएंगे। तो क्या ये 18 यूनिट्स उसको एक ही साथ दे देना है? नहीं, अगर एक साथ देंगे तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 18 यूनिट को देने का भी एक तरीका है जिस पे कम से कम 10 मिनट का एक वीडियो बनता है। इसमें क्या होता है कि ये 18 यूनिट जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग डोज में और इवनिंग डोज में। इस 18 यूनिट का 2/3 भाग जो है वो आपको मॉर्निंग में देना है। तो 18 का 2/3 कितना हो गया, करीब 12 यूनिट्स। तो ये 12 यूनिट्स आपको मॉर्निंग में देने हैं और 1/3 जो है वो आपको इवनिंग में देना है, यानी कि 6 यूनिट आपको इवनिंग में देना है। अब ये 12 यूनिट जो मॉर्निंग में दे रहे हैं इसका भी
2/3 भाग जो है और 1/3 भाग जो है, 2/3 जो है वो आपको इंटरमीडिएट इंसुलिन देना है। कौन सा इंसुलिन देना है? इंटरमीडिएट। और 1/3 जो है वो आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देना है। इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग एक्टिंग। तो इंटरमीडिएट में आपका एक इंसुलिन है जैसे एनपीएच है, और शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर इंसुलिन है। तो 2/3 यूनिट इसको मॉर्निंग में एनपीएच देना है, मतलब कि 12 यूनिट का 2/3 कितना हो गया? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट तो आपको देना है एनपीएच, और 1/3 आपको देना है 12 यूनिट का रेगुलर इंसुलिन, यानी कि 4 यूनिट्स। सिमिलरली ये जो इवनिंग में 6 यूनिट दे रहे हैं, इसमें हाफ आपको देना है लॉन्ग एक्टिंग और हाफ आपको देना है शॉर्ट एक्टिंग। ये लॉन्ग या फिर इंटरमीडिएट कुछ भी दे सकते हैं। तो इस 6 का हाफ कितना हो गया? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट तो आपको देना है एनपीएच इवनिंग में, और 3 यूनिट देना है आपको रेगुलर इंसुलिन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक बता दिया यहाँ पे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। बाकी ये 10 मिनट का कम से कम वीडियो है जिसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे देना है। आपने सुना होगा कि जो प्री मिक्स इंसुलिन आते हैं 70/30 का, 50/50 का, तो वो सब भी इसमें यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा एक 10-12 मिनट का वीडियो बनाने की। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, क्योंकि जब वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आपका रिएक्शन आता है, तो मोटिवेशन मिलता है और भी नए वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आप मानते हैं कि जो मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं, आगे और पहुंचाएं, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। सब आप ही फ़ायदा मत लीजिए, कुछ फ़ायदा मुझे भी करवाइए। तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में, शेयर कीजिए। बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और वो भी अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाएं। So thank you for watching.